नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम देश विदेश की अहम खबरें दिखाने जा रहे हैं और सबसे पहले बात करते हैं पहली अहम खबर की। उत्तराखंड के चमोली में अवलांच आने के कारण 57 मजदूर बर्फ में फंस गए हैं। हालांकि इनमें से 16 को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी मजदूरों की जान बचाने के लिए जद्दोजहद जारी है। बताया जा रहा है कि यहां बड़ी तादाद में मजदूर काम कर रहे थे, तभी अचानक ग्लेशियर टूटने से कई मजदूर दब गए। हादसे के बाद आनन फानन में आईटीबीपी और गढ़वाल स्काउट की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। वहीं बाद में मौके पर प्रशासन और बीआरओ की टीम पहुंची और रेस्क्यू को आगे बढ़ाया गया। ये खास उत्तराखंड के चमोली में शुक्रवार को एक बड़ी दुर्घटना हो गई। हाँ, माड़ा गांव में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मच गई, जिसकी चपेट में आने से 47 मजदूर बर्फ में दब गए। बता दें कि 57 मजदूर इस हादसे का शिकार हुए थे, लेकिन 16 को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी की तलाश जारी है। हादसे के बाद मौके पर प्रशासन और बीआरओ की टीम रवाना हो गई है। फिलहाल आईटीबीपी और गढ़वाल स्काउट की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त घटना स्थल पर बड़ी तादाद में प्राइवेट ठेकेदार के मजदूर काम कर रहे थे। सभी बीआरओ के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे ठेकेदारों के मजदूर थे। एवलांच आने पर सभी इधर उधर भागने लगे। इसमें से कुछ बचने में कामयाब हो गए, तो वहीं 57 मजदूर बर्फ की चपेट में आ गए। कमांडेड बीआरओ के अनुसार अब तक 16 श्रमिक सुरक्षित हैं, जबकि 41 लापता हैं। सेना से संपर्क कर मार्ग खोलने की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी टीम को सहस्त्रधारा हेलीपैड पर अलर्ट पर रखा गया है। क्षेत्र के सटीक निर्देशांक प्राप्त किए गए हैं। मौसम की स्थिति में सुधार होते ही एसडीआरएफ की हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम को हेलीकॉप्टर से निकटतम उपलब्ध स्थान पर उतारा जाएगा। चमोली जिले के माणा गांव में आज जिस प्रकार से एवलांस आया, जिसमें 57 हमारे श्रमिक जो चपेट में आ गए थे, जिसमें से 16 श्रमिकों को वहाँ से निकाल लिया गया है और 41 श्रमिक अभी भी उस में फंसे हैं। राहत कार्य बड़ी तेज़ी से चलाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन, आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस प्रशासन, ये सभी लोग इस काम में लगे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उस पर निगरानी रखे हैं। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी उस पर अपनी निगाह रखे हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्द हमारे अन्य तमाम श्रमिक जो उसमें फंसे हैं उनको निकाल लिया जाएगा। जो ये हिमस्खलन हुआ है, ये कोई आप मानते हैं कि किसी के हाथ में नहीं है इसको रोकने की, लेकिन जो वहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था थी क्या नहीं थी, इसे अभी तक हमारे को कोई जानकारी नहीं। लेकिन हम जब भी कभी ऐसी स्थिति आती है यहाँ पर जो काम कर रहे होते हैं, हमने पहले भी सरकारों को चेताया था और सरकारों को ये सुझाव दिया था कि उन लोगों का आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा घटना अगर होती है तो उनके परिवार वालों को उचित मुआवजा भी दिया जा सके। हालांकि अभी तक ऐसी कोई हताहत की घटना नहीं मिली। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे थे वो सही सलामत रहें, सुखी रहें और वो अपने मतलब किसी भी तरह अपना वहाँ पर कोई ऐसी दुखद घटना हमको न सुनाई दे, इसकी हम कामना करते हैं। एसडीआरएफ एवं जिला प्रशासन द्वारा बीआरओ एवं सेना के साथ समन्वय किया जा रहा है। एसडीआरएफ ड्रोन की टीम को भी तैयारी हालात में रखा गया है। भारी बर्फबारी के कारण फिलहाल ड्रोन ऑपरेशन संभव नहीं हो पाया। अब तक 5 और व्यक्तियों को निकाला गया है, जिनमें से 3 घायल हैं और उन्हें सेना अस्पताल माणा में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 सामान्य स्थिति में है। प्रभावितों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने की हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक घटना में किसी प्रकार की मानवीय क्षति की जानकारी नहीं मिली है। सेना के साथ ही आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम एक्शन मोड में आ चुकी है। लेकिन सवाल है कि आपदा के लिए कहीं हम ही जिम्मेदार तो नहीं? कुदरत के साथ हो रहे खिलवाड़ और विकास से कहीं हम विनाश को दावत तो नहीं दे रहे हैं? के न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। नेपाल में काठमांडू के पास गुरुवार देर रात एक के बाद एक भूकंप के 2 तेज झटके महसूस किए गए।
दो में से एक झटका शुक्रवार तड़के आया। आपको बता दें कि शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.1 मापी गई। भूकंप के झटके बिहार, पश्चिम बंगाल समेत भारत के कई राज्यों में भी महसूस किए गए। ये खास रिपोर्ट देखिए। आखिर क्यों आते हैं भूकंप? भूकंप का मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल है। धरती 12 टेक्टोनिक प्लेटों पर टिकी हुई है, जो लगातार धीमी गति से हिलती रहती है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या खिसकती हैं तो ऊर्जा निकलती है, जिससे भूकंप के झटके महसूस होते हैं। ये प्लेटें हर साल लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक अपनी स्थिति बदलती हैं। कभी कभी ये टकराकर फंस जाती हैं और अचानक ऊर्जा मुक्त होने पर भूकंप आ जाता है। आपको बता दें कि नेपाल में काठमांडू के पास गुरुवार देर रात एक के बाद एक भूकंप के 2 तेज झटके महसूस किए गए। 2 में से एक झटका शुक्रवार तड़के आया। शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6.1 मापी गई। इससे पहले रात 2:36 पर आए भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई। हालांकि फिलहाल भूकंप से जानमाल का किसी प्रकार का नुकसान होने की कोई खबर नहीं मिली है। भारत के भूकंपीय जोन। भारत को भूकंपीय जोखिम के अनुसार 5 जोनों में बांटा गया है। जोन 5 सबसे ज्यादा खतरा, इसमें पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, उत्तर बिहार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जोन 4 उच्च खतरा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्से, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा। जोन 3 मध्यम खतरा, इसमें केरल, बिहार, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पूर्वी गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से। जोन 2 कम खतरा, इसमें राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा आते हैं। जोन 1 न्यूनतम खतरा, इसमें पश्चिम मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पूर्वी महाराष्ट्र और उड़ीसा के कुछ हिस्से। आपको बता दें कि भूकंप के झटके बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में भी महसूस किए गए। बंगाल में सबसे तेज झटके सिलीगुड़ी में महसूस किए गए। यहाँ रहने वाले तरुण चौधरी ने बताया कि मैं सो रहा था, मेरी पत्नी ने मुझे जगाया, हमें झटके महसूस हुए, हमने अपने बच्चों को जगाया, हम सभी डर गए थे। हमने देखा कि कॉलोनी में सभी लोग जाग गए थे। कल रात कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं अब फिर से जांच करूंगा। एक अन्य स्थानीय शख्स अभिमान रॉय ने बताया कि मैंने देर रात भूकंप के झटके महसूस किए। हम थोड़े डरे हुए थे, लेकिन अब कोई समस्या नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। भारत में भूकंप का क्षेत्र। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आते हैं, जिसमें इंडोनेशिया, जापान और अमेरिका के कुछ हिस्से शामिल हैं। भारत में भी हाल के वर्षों में भूकंप की घटनाएं बढ़ी हैं। बता दें कि भूकंप के दौरान जितना संभव हो उतना सुरक्षित रहें। इस बात के प्रति सतर्क रहें कि कौन से भूकंप वास्तव में इसकी पूर्व चेतावनी देने वाले भूकंप के झटके होते हैं और बाद में बड़ा भूकंप भी आ सकता है। धीरे धीरे कुछ कदमों तक सीमित हलचल करें, जिससे पास में किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें और भूकंप के झटकों के रुकने पर घर में तब तक रहें जब तक कि आपको ये सुनिश्चित हो जाए कि बाहर निकलना सुरक्षित है। वहीं आप अगर घर के अंदर हो तो जमीन पर झुक जाएं, किसी मजबूत मेज अथवा फर्नीचर के हिस्से के नीचे शरण लें या तब तक मजबूती से पकड़कर बैठे रहें जब तक कि भूकंप के झटके ना रुक जाएं। यदि आपके पास कोई मेज या डेस्क ना हो तो अपने चेहरे और सिर को अपने बाजुओं से ढक लें और बिल्डिंग के किसी कोने में झुककर बैठ जाएं। किसी अतिरिक्त दरवाजे के लेटर, किसी कमरे के कोने में, किसी मेज या यहाँ तक कि किसी पलंग के नीचे रुककर अपने आप को बचाएं। शीशे, खिड़कियों, दरवाजों और दीवारों से दूर रहें या ऐसी कोई चीज जो गिर सकती है। यदि आप घर के बाहर हो तो जहां हो वहां से आप ना हिलें। इसके साथ ही बिल्डिंग, पेड़ों, स्ट्रीट लाइटों तथा बिजली, टेलीफोन आदि की तारों आदि से दूर रहें। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। संभल में विवादित शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई अब नहीं होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है। एएसआई की टीम को केवल सर्वेक्षण और सफाई करने की अनुमति है। कोर्ट के निर्देश पर 3 सदस्यीय टीम मस्जिद के सर्वे के लिए पहुंची थी, जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसी के आधार पर हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई नहीं करने का फैसला दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। संभल शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की रंगाई पुताई पर रोक लगाई। एएसआई को केवल मस्जिद सर्वेक्षण और सफाई की अनुमति मिली। कोर्ट के आदेश पर बनी 3 सदस्यीय कमेटी। मस्जिद की स्थिति में रंगाई की कोई आवश्यकता नहीं बताई गई। दरअसल संभल मस्जिद समिति की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सिविल रिवीजन याचिका दाखिल हुई थी। इसमें मस्जिद में रंगाई पुताई कराने की अनुमति मांगी गई थी। इस पर कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई से रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। मस्जिद कमेटी से साफ तौर पर कहा कि वे इस समय केवल सफाई कार्य करवा सकते। आपको बता दें कि रमजान का पाक माह शुरू होने वाला है, लिहाजा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था। बता दें कि अदालत ने निर्देश दिया था कि ये कार्य 3 सदस्यीय कमेटी की निगरानी में किया जाए, ताकि मस्जिद के मूल ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचे। बता दें कि 3 सदस्यीय कमेटी को मस्जिद परिसर का निरीक्षण करने को कहा गया। बता दें कि हाई कोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने फैसला दिया। एएसआई ने कोर्ट को अपनी ज्वाइंट इंस्ट्रक्शंस रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि मस्जिद की वर्तमान स्थिति में किसी भी तरह की रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद में कोई ऐसी संरक्षणात्मक समस्या नहीं है जिसके लिए मरम्मत या फिर रंगाई करने की आवश्यकता हो। तो इससे पहले इजाज़त नहीं मांगे तो चूंकि एएसआई संरक्षित है, उसके लिए एएसआई की इजाज़त देने की जरूरत। एएसआई ने कोर्ट में कहा कि उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया जाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एक बार वो नहीं दे पाए थे, क्योंकि ऐसे कोई भी जा सकता। तो हम लोग तो थे नहीं, जो सेवक थे यहाँ, उन्होंने कहा कि आप किसी पुलिस पर्सनल को लाइए, बुलाइए या किसी को बुलाइए, हम क्या जाने आप कौन है। बस एक बार ऐसा हुआ था, वो चले गए थे। लेकिन उसके बाद फिर हमने पूरा सहयोग किया। एक बार आई थी अभी जुलाई में, जून जुलाई में आई थी, हम साथ में हमने पूरा सहयोग कराया। क्या स्टेटमेंट? देखिए, न्यायिक आयोग ने मुझे जो 19 तारीख और 24 तारीख को घटना हुई है उसको एक्सप्लेन करने के लिए और अपना स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया था। न्यायिक आयोग के सामने मैंने अपना स्टेटमेंट 19 तारीख और 24 तारीख की जो भी वहाँ पे हिंसा की घटना और जिस तरह से कमीशन की कार्रवाई में अवरोध पैदा किया गया, वो सारी बातें मैंने न्यायिक आयोग के सामने अपना एक डिटेल्ड स्टेटमेंट दिया है। और अब न्यायिक आयोग की जो फाइनल जिसे कह सकते हैं कार्रवाई है, उसका हम लोग को इंतजार रहेगा। 24 नवंबर के सर्वे के दौरान हम लोगों ने ये देखा था भारी मात्रा में पथराव हो रहा था। जो उपद्रवी हैं वो हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन ने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया, और अगर पुलिस प्रशासन मौजूदा नहीं रहता या अच्छी बल या संख्या में तैनात नहीं रहता तो उस दिन हम में से कोई भी बच के वापस नहीं आ पाता। वहां पे फायरिंग की भी हम लोग ने आवाज सुनी, आगजनी हुई, गाड़ियां जलाई गई, मोटरसाइकिल जलाई गई, और पुलिस प्रशासन ने आंसू गैस का भी प्रयोग किया। तो काफी भारी मात्रा में एक तरह से वो हिंसा का पूरा एरिया बना हुआ था, और सिर्फ बड़ी मुश्किल से हम लोग वहां से अपनी जान बचा के उस दिन 24 तारीख को निकल पाए। नहीं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। पुलिस अपना काम कर रही है, और जो एसपी संभल है उनका स्टेटमेंट आपके समक्ष है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। अच्छा, आज भैया उस पर क्या मैंने सबको मौका दे दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज व्हाइट वॉशिंग की जो एप्लीकेशन है उसको अभी मंजूरी नहीं दी है, और 4 मार्च को दोबारा सुनवाई के लिए लगा दिया है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी के वकील नकवी साहब, उनको ये लिबर्टी दी है कि वो एएसआई की रिपोर्ट के खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल करें, और फिर 4 मार्च को दोबारा सुनवाई। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अभी पुताई की कोई जरूरत नहीं है, और एएसआई ने भी यही बात अपनी रिपोर्ट में कही है कि इस समय यहाँ पे पुताई की कोई भी जरूरत नहीं है, और इसीलिए कोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई के लिए 4 मार्च को उसमें अगली सुनवाई के लिए डेट निर्धारित की। संभल जामा मस्जिद का क्या है विवाद?
अधिवक्ता विष्णु जैन ने अपने पिता व अधिवक्ता हरिशंकर जैन सहित 8 लोगों की ओर से 19 नवंबर को सिविल जज में वाद दायर किया। उनका दावा है कि संभल की शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश राघव को सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है। कोर्ट ने सर्वे का वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी का भी आदेश दिया। ये 29 नवंबर तक कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कहा। कोर्ट के आदेश पर 19 नवंबर को टीम सर्वे करने पहुंची। टीम ने करीब 2 घंटे तक सर्वे किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा। 22 नवंबर को सर्वे के बाद पहली जुम्मे की नमाज हुई। इस दौरान तनाव का माहौल हो गया। साथ ही मस्जिद के चारों ओर कैमरे लगवा दिए गए। 24 नवंबर को हिंसा भड़की, 4 लोगों की मौतें हुई थी। 24 नवंबर को संभल मस्जिद शाही मस्जिद में सर्वे के दौरान एक हिंसा हुई थी। और हिंसा के दौरान कई लोगों की मौत भी हो गई थी और कई लोग उसमें घायल भी हो गए थे। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। 12 FIR के साथ साथ 80 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। पुलिस ने 6 FIR की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। 6 FIR की अभी विवेचना चल रही है। और जिस तरह से पुलिस शांति व्यवस्था बनाई हुई है, उसी करीब में मुस्लिम समुदाय के लोग जो है शाही और माही रमजान का माह चल रहा है, तो माही रमजान के माह के मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो हाई कोर्ट पहुंचे थे और हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा कि मस्जिद की रंगाई पुताई की कार्रवाई के लिए अनुमति दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो है साफ इनकार कर दिया है कि आप रंगाई पुताई नहीं कर सकते हैं। उसकी मस्जिद की आप जो है सफाई व्यवस्था और सही कर सकते हैं। लेकिन इसी करीब में SI की रिपोर्ट भी मांगी गई थी, लेकिन SI की रिपोर्ट ने साफ इनकार अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मामला गंभीर है, माहौल अभी सही नहीं है, इसलिए वहाँ की रंगाई पुताई नहीं कर सकते हैं हम। और इसी क्रम में जो है कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। अब देखना ये है कि जिस तरह से मुस्लिम रमजान का महीने चल रहा है और मुसलमान लगातार जो है मस्जिद की सफाई व्यवस्था और पुताई करते हैं, तो इसी क्रम में कहीं ना कहीं जो है पुलिस व्यवस्था वहाँ पर चौकसी कर दी गई है। लगातार चप्पे चप्पे पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। शांति व्यवस्था बनी हुई है। अब देखना है कि किस तरह से, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग जो कह रहे हैं कि 4 तारीख अब जो है कोर्ट में पड़ी हुई है। अब देखना है कि 4 तारीख के लिए आगे 4 तारीख है उसमें क्या निर्णय आता हो, क्या तरह से कोर्ट जो है अपना निर्णय देता है। बीते साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर सर्वे के दौरान जमकर हिंसा भड़की थी। बवाल के दौरान 4 लोगों की मौतें भी हुई थी, जबकि 29 पुलिस वाले घायल हुए थे। इसके बाद से ही संभल पुलिस व प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यूपी के संभल में मुगल कालीन जामा मस्जिद के पास स्थित विवादित निजी कुआं सार्वजनिक भूमि पर स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को यूपी सरकार से कहा था कि वो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे, जिसके बाद यूपी सरकार की ओर से ये जवाब दाखिल किया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। केंद्र सरकार देश भर में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। इसके आने के बाद सभी लोग पेंशन के दायरे में आ जाएंगे, फिर चाहे वो बिजनेसमैन हो, प्राइवेट जॉब करने वाले हो या खुद का अपना कोई काम करने वाले हो, हर किसी को इसका फायदा मिलेगा। नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने के पीछे सरकार की मंशा असंगठित क्षेत्र में शामिल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले श्रमिक और गिग वर्कर्स को पेंशन के दायरे में लाना है। ये खास रिपोर्ट देखिए। क्या है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम प्लान? कंस्ट्रक्शन से जुड़े श्रमिकों से लेकर गिग वर्कर्स तक होंगे पेंशन के दायरे में। सरकार ने कर ली तैयारी, अब सभी को मिलेगी पेंशन। प्रपोजल डॉक्यूमेंट पर काम शुरू।
इसके अंतिम प्रारूप को तैयार करने के बाद अलग अलग हितधारकों की राय ली जाएगी। नई योजना स्वैच्छिक होगी, यानी कोई भी इसमें शामिल हो सकेगा, चाहे उसके पास कोई नौकरी हो या नहीं। ये योजनाएं रिटायरमेंट के बाद 3,000 की मासिक पेंशन प्रदान करती है, जिसमें 55 से 200 रुपए तक का योगदान किया जाता है और सरकार भी इसमें बराबर का योगदान देती है। केंद्र सरकार यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने पर विचार कर रही है। ये स्वैच्छिक और अंशदायी होगी। ये पेंशन योजना के लिए रोजगार कोई शर्त नहीं होगी, यानी इसमें आम नागरिक भी योगदान कर सकेंगे और फिर पेंशन पा सकेंगे। इस योजना का मकसद पारंपरिक रोजगार से परे सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। बता दें कि सरकार कंस्ट्रक्शन से जुड़े श्रमिकों से लेकर गिग वर्कर्स तक को पेंशन के दायरे में लाने पर विचार कर रही है और इसके लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाई जा सकती है और इसके प्रपोजल डॉक्यूमेंट पर काम भी शुरू हो गया है। इस नई स्कीम में सरकार अलग अलग तरह के कई योजनाओं को शामिल करते हुए एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम बना सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्कीम लाने का सरकार का मकसद न केवल सभी वेतनभोगी कर्मचारी बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड को भी पेंशन के दायरे में लाना है। इसका प्रपोजल डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद हितधारकों से इस बार सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। अभी किन पेंशन योजनाओं का मिलता है लाभ? असंगठित क्षेत्र को पेंशन सुविधाओं का लाभ मुहैया कराने के लिए कई योजनाएं संचालित। अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले व्यक्ति को 60 वर्ष के बाद गारंटेड पेंशन का लाभ मिलता है। PMSYM स्कीम के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 60 लाख का होने पर नियमित आय की गारंटी मिलती है। अब सरकार का कंट्रीब्यूशन भी शामिल होगा। फिलहाल इसकी प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में है। इससे जुड़ी ज्यादा डिटेल्स आने में समय लगेगा। यूपीएस एक स्वैच्छिक पेंशन स्कीम होगी। सरकार इसमें अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। मौजूदा समय में ईपीएफओ के तहत संचालित योजनाओं में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। सरकार द्वारा तैयारी की जा रही यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की चर्चाओं के बीच ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या ये नई पेंशन योजना एनपीएस की जगह लेगी। तो बता दें कि इस नई पेंशन स्कीम का वर्तमान में लागू नेशनल पेंशन स्कीम पर कोई असर नहीं होगा और न ही इसमें इसका मजदर होगा। इन देशों में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम अमेरिका, कनाडा, रूस, चीन और अधिकांश यूरोपीय देशों सहित कई विकसित देशों में पहले से ही संरक्षित सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां मौजूद हैं, जो पेंशन, हेल्थ सर्विसेज और बेरोजगारी से जुड़े बेनिफिट्स को कवर करती हैं। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देश अपनी बुजुर्ग आबादी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए पहले से ही यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चला रहे हैं। आपको बता दें कि मौजूदा अनुमानों के अनुसार 2036 तक भारत में वरिष्ठ नागरिकों 60 साल और उससे अधिक की संख्या 22.7 करोड़ तक पहुंच सकती है। ये कुल आबादी का 15% होगी। वहीं 2050 तक ये आंकड़ा 34.7 करोड़ तक पहुंच सकता है, जो कुल जनसंख्या की 20% होगा। अभी भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से भविष्य निधि, वृद्धावस्था पेंशन और गरीब वर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा तक सीमित है। इस प्रस्तावित यूनिवर्सल पेंशन योजना का उद्देश्य इन योजनाओं के दायरे का विस्तार करना और एक समावेशी और सतत पेंशन प्रणाली तैयार करना है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।